अगस्त महीने की शुरुआत होने वाली है और आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। अगर आप 31 जुलाई तक आईटीआर नहीं भरते हैं तो क्या नुकसान हो सकते हैं, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं चार्टेड अकाउंटेंट पंकज मिश्रा जी। पंकज जी, जिस तरीके से आईटीआर को भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है और जो लोग 31 जुलाई तक अपना आईटीआर नहीं भरते हैं या चूक जाते हैं, तो किस तरीके से उनके लिए आगे आने वाले समय में मुश्किलें हो सकती हैं और कितना जुर्माना उन पर लग सकता है? देखिए, अगर कोई इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1) में है जो 31 जुलाई को खत्म हो जाएगी, नहीं भर पाते हैं, तो एक बिलेटेड रिटर्न का प्रोविजन है, उसमें वो अपना रिटर्न भर सकते हैं आगे। लेकिन उसके साथ क्या है कि जैसे ही आपने टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपको कुछ कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि आपको सेक्शन 234F का इंटरेस्ट पे करना होता है, जो मिनिमम 1,000 रुपीज से मैक्सिमम 5,000 रुपीज तक आपको देना है, जो डिपेंडिंग अपॉन दी असेसिंग ऑफिसर कई बार वो चला जाता है कि आपके केस के ऊपर वो डिपेंड करता है कि वो कैसे क्या डिटरमाइन करेंगे। फिर इसमें प्रोसिक्यूशन भी एप्लीकेशन आता है, टू सेक्शन 271(7) है, 1C है, जिसमें जाके आपको पेनल्टी फॉर नॉन डिस्क्लोजिंग ऑफ इनकम है, उसके ऊपर भी आप धर लिए जाते हैं। और जो बिजनेस कर रहे हैं जो लोग और जिनका बिजनेस में लॉस है, अज्यूम करिए, तो सबसे बड़ी बात होती है कि बिजनेस में लॉस है तो हर कोई चाहता है कि लॉस मेरा कैरी फॉरवर्ड हो जाए और अगले साल के प्रॉफिट से वो लॉस मेरा सेटअप हो जाए। अगर वो रिटर्न ड्यू डेट पे नहीं फाइल हुआ तो वो सेक्शन 139(3) में वो लॉस रिटर्न कहते हैं। अगर आपने 139(3) विद इन द ड्यू डेट 139(1) अगर फाइल नहीं हुआ तो आप लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते अपना। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है मतलब अपने टैक्स पेयर्स का, जो टाइम पे नहीं फाइल करते हैं। उसके बावजूद अगर आप बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं और अगर आप उसको ड्यू डेट में फाइलिंग का रिटर्न नहीं देते हैं तो वहां पे भी आपको प्रॉब्लम आती है। सिमिलरली आप अपना वीजा के लिए अगर एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो वो आपसे ड्यू डेट में फाइल्ड आईटीआर एक्नॉलेजमेंट की कॉपी वो मांगते हैं आपसे, वहां पे भी वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है। फिर अगर आपको टैक्स क्लेम करना है, अगर आप लेट रिटर्न फाइल करोगे तो डेफिनेटली आपका जो टैक्स रिफंड है वो रिफंड आपको देर से मिलेगा, उसके ऊपर आपका लॉस होगा इंटरेस्ट का। और सर, अगर हम सरल भाषा में समझना चाहें तो जैसे आपने कहा कि अगर आपने डेडलाइन पर यानी कि 31 जुलाई तक आईटीआर नहीं भरा तो 5,000 का जो जुर्माना है वो 5 लाख जो प्रति साल जिनकी इनकम है उनको 5,000 भरना पड़ेगा, और उससे कम जिनकी इनकम है उनको कितना जुर्माना देना पड़ेगा? 5 लाख से कम की इनकम आती है 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में, तो उनकी 1,000 रुपीज की पेनल्टी है इन दैट सर्कमस्टांसेस। और जिनकी पेनल्टी जो 2.5 लाख रुपए तक ही जिनकी इनकम है तो उनको कुछ भी नहीं देना है। अच्छा सर, एक चीज और है कि मैं ये भी समझना चाहूंगी कि आईटीआर भरने के लिए लगातार लोगों से अपील की जाती है, मैसेजेस हैं सोशल मीडिया पर, लगातार लोगों को अवेयर किया जा रहा है, पर हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि आईटीआर भरते समय यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए ताकि हम कोई गलती ना करें? देखिए, रिटर्न भरते समय सबसे पहली जरूरत है कि आप वही चीज डिस्क्लोज करें जो एक्चुअल में जिसका प्रूफ ऑफ एविडेंस आपके पास अवेलेबल है, राइट? कोई भी फेक इंफॉर्मेशन ना दें, क्योंकि इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्ट्रिक्ट है कि स्क्रूटनी करने के लिए, राइट? तो वो उन्होंने स्ट्रिक्टली ये चीज कही है कि भाई एज ए टैक्स पेयर हमें ये चीज ध्यान रखना है कि कोई भी टैक्स पेयर अपना रिटर्न भरे तो सिर्फ वही इनकम क्लेम करे, वही एक्सपेंडिचर क्लेम करे, वही इन्वेस्टमेंट क्लेम करे जिसका प्रूफ वो अवेलेबल करा सकता है। अदरवाइज हैवी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं आपके ऊपर। सेक्शन 147, 148, 271, 1C इस सब की पेनल्टी का प्रोविजन है इनकम टैक्स में। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इनकम, फेक डिस्क्लोजर ऑफ इनकम, फॉल्स डिस्क्लोजर ऑफ इनकम, फॉल्स डिस्क्लोजर ऑफ एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर आपने किया नहीं फिर भी आप उसको क्लेम कर रहे हो तो आप अपने ऊपर प्रोसिक्यूशन को इन्वाइट कर रहे हो। सर, सबसे ज्यादा ये भी देखा जाता है कि जब हम आईटीआर फाइल करते हैं तो हाउस रेंट की स्लिप्स लगाते हैं, तो कई बार लोग उस टैक्स को बचाने के लिए स्लिप्स लगा देते हैं, तो क्या वो भी मुश्किल का कारण बन सकता है या उसको लेकर भी नोटिस भेजे जा सकते हैं? जी देखिए, वो तो जब स्क्रूटनी में केस आता है, कोई भी रिटर्न स्क्रूटनी में डिपार्टमेंट पिक करती है तो वो देखती है कि भाई कितना इन्होंने क्लेम करा हुआ है और उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इनके पास अवेलेबल है कि नहीं है। इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 यानी कि असेसमेंट ईयर 2024-25
सो जो डिफॉल्ट रिजीम कर दिया गवर्नमेंट ने, वो न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट कर दिया। यानी कि अब आप इंफॉर्मेशन आपके पास है या इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है कोई सी भी चीज की, तो आप न्यू टैक्स रिजीम में आपका इनकम इस अगले फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर से आपको टैक्स पे करना है। अगर आप ओल्ड में जाते हो तो फिर आपको वही फॉर्म 10IE फॉर्म फाइल करना है उसको ऑप्ट करने के लिए। तो जो अल्टीमेटली ये कहने का मतलब है कि डिपार्टमेंट का इंटेंशन ये है कि आपके पास में वही एक्सपेंडिचर, वही इन्वेस्टमेंट, वही अलाउंसेस आपको मिलेंगे जो अलाउंसेस के एक्चुअली में आपने पेमेंट किया हुआ है, यानी कि खर्चा एक्चुअली में आपने किया हुआ है। यानी कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम वही डॉक्यूमेंट्स लगाएं जो आपके पास हैं। टैक्स बचाने के चक्कर में जो फर्जी या फेक हैं वो ना लगाएं। देखिए, वो तो मैं बिल्कुल ही इस चीज को प्रमोट नहीं करता कि आप किसी भी रॉन्ग डिस्क्लोजर पे अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करिए। और मेरा टैक्स पेयर से यही एक्सपेक्टेशन होता है ऑलवेज कि जो डिपार्टमेंट का, जो गवर्नमेंट का मूव है उसको ध्यान में रखते हुए हम सिर्फ वही काम करें जो एक्चुअल जिसका प्रूफ हम अवेलेबल करा सकते हैं। और जब हमें कॉल किया जाए तो हम उसको प्रोड्यूस कर सके कि सर ये हमारा इनकम प्रूफ है, ये मेरा एक्सपेंडिचर प्रूफ है, और वो डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए इन योर फाइल। अच्छा सर, एक चीज और है यहाँ पे कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दायरे में भी आते हैं लेकिन उसके बाद भी ITR फाइल नहीं करते। तो व्यूअर्स ये भी मतलब मैं चाहूंगी कि हमारे व्यूअर्स को आप ये भी बताएं कि ITR फाइल करने के लिए कौन से लोग एलिजिबल होते हैं और ITR फाइल करने से फायदा क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो ITR फाइल लोग कहते हैं कि जी मेरा पैसा बैंक अकाउंट में है, मैंने FD करा के रख लिया है, मैंने साल भर में कोई पैसा नहीं कमाया। लेकिन अगर आपने अपने अकाउंट में 1 रुपए का भी अगर आपका TDS कट जाता है, अज्यूमिंग दैट, तो इन दैट सर्कमस्टांसेस आपका वहां से इनकम जनरेट हो जाता है, और TDS कटते ही आपको उसका रिफंड लेने के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ही करना है। और सेक्शन 139(1) कहता है वो इनकम जो इनकम चार्जेबल टू टैक्स है और उतना इनकम आपका एक्सीड कर जाता है, जैसे कि 0 से 2.5 लाख रुपए की एग्जम्पशन लिमिट है कि 2.5 लाख रुपए तक अगर आपने कमाया है तो आपको रिटर्न भरने की जरूरत इन दैट सर्कमस्टांसेस नहीं है कंपल्सरली, क्योंकि आपने सेक्शन 139(1) को एक्सीड नहीं किया। लेकिन द मोमेंट यू क्रॉसेस द लिमिट, 2.5 लाख की लिमिट को जैसे ही आप क्रॉस करते हैं और आपकी जो टोटल इनकम है वो टोटल इनकम चार्जेबल टैक्सेबल इनकम से ज्यादा हो जाती है, तो इन दैट सर्कमस्टांसेस आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। उसके बाद कुछ मैंडेटरी एसएससीज हैं जिनके लिए गवर्नमेंट ने बताया हुआ है कि जी आप अगर वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में फुलफिल करते हैं तो उनको दे नीड्स टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न इन दैट। सर, आजकल ये भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ITR भरने के लिए अब हमें CA के पास जाने की जरूरत नहीं है, फोन पे के माध्यम से भी भर सकते हैं, तो क्या ऐसा भी है? मैडम देखिए, हम इस पे तो फोन पे के माध्यम से तो मैंने नहीं देखा कि किसी को रिटर्न भरते हुए, लेकिन हाँ ये लोगों का अपना मानना है कि आपको कितनी एक्यूरेसी से रिटर्न भरना है और कितनी एक्यूरेसी से आप चाह रहे हैं कि आपकी चीजें गवर्नमेंट के पास जाएं, किस तरीके से वेरीफाइड होके जाएं। तो प्रोफेशनल सर्विसेज तो लेनी ही चाहिए जहां तक मैं कहूंगा, क्योंकि तभी आपका डेटा करेक्ट होके जाएगा, क्योंकि आपको खुद नहीं पता होता। जब क्लाइंट्स रिटर्न भरने के लिए आते हैं हमारे पास तो उनका डेटा बहुत ही अनऑर्गेनाइज तरीके से होता है, और उन सारे अनऑर्गेनाइज डेटा को एक साथ इकट्ठा करना और उसको कंपाइल करना, और कंपाइल करने के बाद फिर उन किसी के रिटर्न को पूरा मैनेज करना और उसको एसेस करके क्लाइंट को बताना, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है जो एसएससी को पता नहीं होता कि उनको कैसे इस मैनेज करना है। और आजकल तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट का प्रोविजन आ गया है। जो लोग कहते हैं कि जी हम ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, डिस्क्लोज नहीं करेंगे, डिपार्टमेंट को नहीं बताएंगे, तो इन दैट सर्कमस्टांसेस आप बच नहीं सकते, क्योंकि आपका A to Z इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स पोर्टल पे एसोसिएटेड है, और सारे इन्फॉर्मेशन जो आपके पैन से एसोसिएटेड है वो सारे आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल है। सर, तो ITR फाइल करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है, और जिस तरीके से जो लोग ITR फाइल करते भी हैं, तो ऐसा भी है क्या बैंक से जब हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं हमारा सिविल स्ट्रांग हो जाता है, ये सब भी असर पड़ता है? नहीं, देखिए सिविल का ITR फाइल करने से जहां तक मैं समझता हूं वो कुछ लेना देना नहीं है। ITR फाइल करना एक आपका अपना
ऑनेस्ट सिटीजनशिप की गारंटी देता है कि देखो मैं कितना ऑनेस्ट हूं और मैं अपने कमाई पे ऑनेस्टी से टैक्स पे कर देता हूं। जहां तक सिबिल का बात है मैडम, तो सिबिल का जो रेटिंग है वो रेटिंग डिपेंड करता है कि आप लोन को रीपे करने में कितने कितने प्रॉम्प्ट हैं और उसको कितने टाइम पे आपने पे करा हुआ है। द मोमेंट जहां पे अगर आपने लोन डिफरमेंट हुआ, लोन रिपेमेंट आपने टाइम पे नहीं किया या उसके लिए आपने सेटलमेंट करा लिया, तो इन दैट सर्कमस्टांसेस आपका जो सिबिल है वो सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा, सिबिल स्कोर नीचे आ जाएगा। तो उसका इनकम टैक्स रिटर्न से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन आप रेगुलर इनकम टैक्स रिटर्न ऑनेस्टली फाइल करते हैं तो कल के डेट में अगर आपको लोन लेना है, राइट, तो वहां पे आपकी एलिजिबिलिटी को डिटरमाइन करने में वो आपका इनकम टैक्स रिटर्न काफी हेल्प करेगा। क्योंकि जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो सबसे पहली रिक्वायरमेंट उनकी यही होती है कि यार मुझे ना इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी ला के दो। एवरीवन आस्क। बस सर एक आखिरी सवाल है कि इनकम टैक्स भरते समय ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए, उनसे बचा जा सके, और जो जुर्माने की बात आपने कहा कि 5,000 तक का जुर्माना जो है वो लग सकता है, उन गलतियों से बचने के लिए हमें किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर हम पॉइंट वाइज समझना चाहें तो? देखिए, सबसे पहले तो आप टाइम पे अपना रिटर्न भरिए, राइट। उसके बाद जो भी डिस्क्लोजर आप दे रहे हैं उस डिस्क्लोजर को आप चेक करिए, उसको वेरीफाई करिए। अगर इनकम टैक्स पोर्टल पे भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर आ रहा है आपके पैन के ऊपर, तो आप उसको लीजिए, उसको एसेस करके उसको अपने जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है आपके साथ उसको मैच करिए। मैच करने के बाद फिर आप एसेस करिए कि आपका वो डेटा सही है कि नहीं है। ये आज के डेट में एकदम कंपलसरी हो गया है कि आप उसको चेक करें, चेक करके अपने रिटर्न का इन्फॉर्मेशन जो आप अपने कंसल्टेंट को देते हैं उसको तब आप उसको सबमिट करें। दूसरी बात, जब भी क्लेमिंग ऑफ योर एचआरए, यू शुड बी वेरी मच कंफर्म्ड कि भाई मेरे पास पैन का डेटा अवेलेबल है कि नहीं है, मैंने रेंट एक्चुअली पे किया है कि नहीं किया है, क्योंकि मैं क्लेम कर रहा हूँ एचआरए। तो ये बहुत सारी चीजें रिडक्शन लेते समय, जब आप सेक्शन 80C का रिडक्शन क्लेम कर रहे हैं उस समय आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि आप वही डिडक्शन क्लेम करें जो एक्चुअली में आपसे पर्टेन करती है। तो लोग क्या करते हैं कि अपना कुछ काम करा तो वो XYZ मैन दोस्तों का भी लोग बोलते ले लेते हैं, मतलब फेक शुड नॉट बी देयर। उसको एक्चुअली करना, तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेक्शन इनकम टैक्स में एक सेक्शन है सेक्शन 147 और सेक्शन 148। अगर कुछ भी आप इस तरह की चीजें करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी आपको कॉल कर सकता है अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन कि भाई आपने ये गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, आपने सही इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं किया, इससे आपकी जो एक्चुअल इनकम जो चार्जेबल टू टैक्स होनी चाहिए थी वो इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज नहीं हुई। अकॉर्डिंगली हम आपको बुला रहे हैं, आप दोबारा से रिटर्न भरिए और हमारे पास आप। तो आपने देखा कि सीए पंकज मिश्रा बता रहे हैं कि आईटीआर भरते समय आपको सबसे बड़ा ध्यान ये रखना है कि जो भी जानकारी दे वो जानकारी किसी भी तरीके से गलत ना हो, और आईटीआर भरने के लिए डेडलाइन का इंतजार ना करें, ताकि डेडलाइन के बाद जो जुर्माना लगता है वो आपको पे ना करना पड़े। तो ऐसे में आईटीआर भरने के लिए समय से आईटीआर को फाइल करें ताकि लगने वाले जुर्माने से भी बच सके और आगे होने वाली परेशानियां भी आपको ना घेर पाए। कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।